नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन में आज बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा की धूम देखने को मिल रही है। शिव भक्तों का हुजूम देवभूमि में उमड़ पड़ा है और ऐसे मौके पर सरकार के द्वारा भी तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन कांवड़ यात्रा के समापन के मौके पर जो तस्वीर हरिद्वार से देखने को मिली वो देखकर मन प्रफुल्लित होता है। दरअसल एक कांवड़ का आयोजन किया गया। महिला सशक्तिकरण को लेकर के कांवड़ यात्रा उठाती हुई कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य नजर आई और अपने आप में यह संदेश देने की कोशिश की गई कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार प्रतिबद्ध नजर आ रही है। तो हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के समापन के मौके पर शिवरात्रि के दिन हर की पैड़ी हरिद्वार से एक अद्भुत कांवड़ यात्रा शुरू हुई। यह यात्रा किसी और ने नहीं बल्कि उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने शुरू की। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा के दौरान महिला सशक्तिकरण के लिए कांवड़ यात्रा करने का बीड़ा उठाया और पहली कांवड़ यात्रा है कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड में पहुंची, जहां उन्होंने विधान के साथ गंगा जी की पूजा अर्चना की और भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए हरिद्वार हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड से कांवड़ लेकर 25 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ हरिद्वार से रवाना हुई। इस दौरान महंत रविंद्रपुरी महाराज ने उन्हें कांवड़ यात्रा की सफलता के लिए आशीर्वाद दिया और उनके महिला सशक्तिकरण के इस कार्य की सराहना भी की। और गंगा के लिए करोड़ों असुरों ने चाहा कि वो जन्म न ले। गंगा का जन्म के लिए तमाम असुरों ने, तमाम मिलके समान शक्तियों ने रोकने का प्रयास किया, पर गंगा का जन्म भी हुआ और गंगा अपने आप में हर के पौड़ी को स्वर्ग स्थापना करने में कामयाब हुई। सबको कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ जो है स्वयं भी संकल्प लेना चाहिए कि नहीं हो और दूसरे को भी ऐसा नहीं करने देना चाहिए। आज का संकल्प मुझे भी जन्म लेने दो, शिव के महा में शक्ति का संकल्प। मैं समझती हूँ कि यह संदेश उत्तराखंड को देवभूमि के अतिरिक्त देवियों की भूमि बनाने की ओर अग्रसर करेगा और निश्चित रूप से देश के लिए भी ये बेटियों के उत्पन्न होने के परिप्रेक्ष्य में लोगों की मानसिकता में जो कि एक गिरावट है उसको ठीक करने का भी काम करेगा। मैं समझती हूँ कि भोले बाबा के माध्यम से यह आशीर्वाद महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग जन जागरूकता के रूप में इस अभियान को कर रहा है। हरिद्वार में कांवड़ स्पेशल ट्रेन में बम होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद बम निरोधक दस्ते ने स्पेशल ट्रेन की जांच की। इस दौरान बारीकी से पड़ताल की गई, लेकिन ट्रेन में किसी भी तरह का बम नहीं मिला, जिसके बाद जीआरपी और पुलिस ने राहत की सांस ली है। तो दिल्ली से चलकर रात 2 बजे हरिद्वार आने वाली कांवड़ स्पेशल ट्रेन में बम होने की सूचना पर पुलिस और जीआरपी में हड़कंप मच गया। हरिद्वार पहुंचते ही बम निरोधक दस्ते ने पूरी ट्रेन की तलाशी ली। गनीमत रही कि ट्रेन में कोई बम नहीं मिला, तब जाकर पुलिस और जीआरपी ने चैन की सांस ली। घटना की जानकारी देते हुए एसएसपी जीआरपी ददनपाल सिंह ने बताया कि कांवड़ के दौरान ट्रेन में बम होने की सूचना खुद में एक बड़ी सूचना थी, जिसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल ट्रेन के पहुंचते ही गहनता से चेकिंग की गई। लेकिन बम होने की सूचना फर्जी निकली। शराब के नशे में धुत होकर कंट्रोल रूम को फर्जी सूचना देने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे मेडिकल के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। वर्मा नाम के एक लड़के ने कंट्रोल रूम में सूचना दी थी कि ये जो स्पेशल कांवड़ स्पेशल ट्रेन है इसमें कोई बम लेके जा रहा है। इस सूचना पर बीडीडीएस को, लोकल पुलिस को, फायर सर्विस को, एम्बुलेंस को, सबको कॉल करके स्टेशन पर ट्रेन आने के बाद तत्काल उसकी थारो चेकिंग कराई गई। ये सूचना फर्जी पाई गई और लड़का वास्तव में शराब के नशे में है। तो कांवड़ यात्रा को लेकर देवभूमि में शिव भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा, लिहाजा प्रशासन के सामने व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना एक बड़ी चुनौती बन गया। जगह जगह से जाम की तस्वीरें भी सामने आ रही थीं। तो कांवड़ यात्रा के अंतिम चरण में हरिद्वार में डाक कांवड़ियों का सैलाब उमड़ आया। हाईवे से लेकर संपर्क मार्ग पूरी तरह से जाम हो गए। हर की पैड़ी क्षेत्र के बाजार में तिल रखने की जगह नहीं मिली। पार्किंग फुल होने से वाहन सड़कों के किनारे और फ्लाईओवर के नीचे खड़े करने पड़े। वहीं जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे भी
इस जाम में फंसे हुए नजर आए और डामकोठी से आगे जाम के कारण उनका वाहन लश्कर नहीं जा सका, जिसके बाद डामकोठी में कांवड़ियों को प्रसाद बांटा और बाइक के पीछे बैठकर कांवड़ की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए डीएम साहब नजर आए। आज जो आप हालात देख रहे हैं, लगभग सारी रोड हमारी पैक हो चुकी है। बस एक अच्छा ये है कि जो हमारे हरिद्वार के यहाँ के निवासी हैं उनको दिक्कत ना हो, तो आप इंटरनल सिटी में जाकर देखिए, वहाँ पर स्थिति पूरी तरह से नॉर्मल है। और अगर उनको पथवाला की तरफ जाना है तो हिल बाईपास का भी आदेश हमने कर दिया। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत आपने आदेश करके उसके तारीख खुलवा दिए। आज उस रास्ते का भी प्रयोग किया जा रहा है, उससे काफ़ी रिलीफ हो गई है। अभी तक जो कांवड़ यात्री है लगभग 2.25 करोड़ के आसपास कल तक थे। उत्तराखंड में चुनाव खत्म हुए लंबा वक्त हो चुका है, लेकिन सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े किए हैं। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। करण माहरा ने राज्य सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया। उन्होंने कहा कि सरकार के मंत्री बेलगाम हो गए हैं, जिसके सबूत भी मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों कांग्रेस ने नियुक्तियों के मामले पर आंदोलन किया, जिसके बाद सरकार के आदेश पर पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। करण माहरा ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार में बड़े ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार के नुमाइंदे काम कर रहे हैं, जिससे प्रदेश में छोटे ठेकेदारों का शोषण हो रहा है। पहला विषय है जो उत्तराखंड के छोटे ठेकेदार हैं, उनकी कमर तोड़ने की कोशिश सरकार कर रही है। और बीजेपी की सरकार लगातार जो रॉयल्टी पड़ती है उसको बढ़ा रही है। 2007 में इन्होंने 37 रुपये पड़ने वाली रॉयल्टी को 84 रुपये किया, और 2017 में जैसे ही बीजेपी की सरकार दोबारा बनी, इन्होंने उस रॉयल्टी को रेते में 197 और पत्थर में उसको 194 रुपये कर दिया। और खनन का जो अवैध कारोबार चल रहा है, उससे रेवेन्यू का जो लॉस हो रहा है उसको ठेकेदारों से वसूलने की तैयारी चल रही है। इस 197 रुपये में 25% डीएम का एक खाता भी करा गया है, जिसको देना आवश्यक है। तो इसके हिसाब से 1 घन मीटर पर रॉयल्टी लगभग 240 से 245 के आसपास पड़ रही है। उत्तराखंड का आपदाओं से पुराना नाता है और मॉनसून सीजन शुरू होते ही आपदाओं के जख्म ताजा होने लगते हैं। जगह जगह सड़कें टूटने की खबरें सामने आती हैं, जिसकी वजह से बड़ा नुकसान भी उत्तराखंड में देखने को मिलता है। लेकिन आपदा के मानक क्या हो सकते हैं? दरअसल बरसात के मौसम में पहाड़ी क्षेत्रों में आपदाओं से हर साल लोगों को लाखों का नुकसान उठाना पड़ता है। आपदा के जटिल मानक होने की वजह से लोगों को नुकसान का मुआवजा तक नहीं मिल पाता। इसी को लेकर अल्मोड़ा के विधायक मनोज तिवारी ने आपदा के जटिल मानकों के सरलीकरण की मांग उठाई है। अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी का कहना है कि आपदा के लिहाज से उत्तराखंड काफी संवेदनशील राज्य है। खासकर राज्य के पहाड़ी जिलों में बादल फटने और भूस्खलन की घटनाएं आम हो गई हैं। आपदा के मानक काफी कठिन होने की वजह से लोगों को तत्काल राहत नहीं मिल पाती है, जिससे आपदा को लेकर लोग काफी भयभीत रहते हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि आपदा के मानकों का सरलीकरण किया जाए, जिससे लोगों को जल्द ही विस्थापन समेत अन्य मुआवजा मिल सके। उन्होंने आपदा फंड में सीएम धामी के कोष से धनराशि बढ़ाए जाने की भी मांग की है। आपदा की दृष्टि से हमारा जो उत्तराखंड है बहुत संवेदनशील है, और लगातार जब बरसात होती है या कभी कोई आपदा आती है, बादल फटता है, तो उससे बहुत तीव्र आपदा आती है। और निश्चित रूप से क्योंकि भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए, वहाँ की सारी चीज़ों को देखते हुए सरकार द्वारा क्योंकि मानकों में स्थिरीकरण करना चाहिए, और जो भी हो सके चाहे तत्काल उनका विस्थापन हो और उनको मुआवजा मिल सके। तो मॉनसून सीजन में पहाड़ों पर जगह जगह सड़कें टूटने की खबरें सामने आती रहती हैं, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कमोवेश उत्तरकाशी में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। उत्तरकाशी में लगातार बारिश के बाद गंगोत्री राजमार्ग बंद हो गया है। बंदरकोट के पास पहाड़ी से लगातार पत्थर गिर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इस राजमार्ग के दोनों ओर चारधाम यात्री और स्थानीय लोग फंसे हुए हैं।
25 जुलाई का दिन देश के लिए काफी महत्वपूर्ण था। श्रीदेव सुमन का बलिदान दिवस 25 जुलाई को देश भर में धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर अमर शहीद श्रीदेव सुमन जी को याद किया गया। श्रीदेव सुमन ने ऐतिहासिक 84 दिन की भूख हड़ताल की थी। उनका ये बलिदान शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान उत्तरकाशी के विद्यालयों और विभिन्न शिक्षण संस्थानों के स्कूली छात्र छात्राओं ने प्रातः प्रभात फेरी निकाली। उत्तरकाशी के हनुमान चौक में स्थित श्रीदेव सुमन जी की मूर्ति पर जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला समेत तमाम अधिकारियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उसके बाद जिला कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी समेत विभिन्न कर्मियों ने दीप प्रज्वलित कर श्रीदेव सुमन जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्रीदेव सुमन की शहादत को भला कोई कैसे भूल सकता है। इसी को लेकर 25 जुलाई के दिन पूरे देश ने उन्हें याद किया और उनके बलिदान की कहानियों को एक दूसरे को बताने का काम भी किया गया। टिहरी राजशाही की दमनात्मक अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए टिहरी की जनता छटपटा रही थी। 25 मई 1915 को टिहरी जिले के चंबा विकासखंड के जौल गांव में जन्मे जुझारू और संघर्षशील युवा श्रीदेव सुमन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने क्रूर राजशाही के खिलाफ संघर्ष का बिगुल बजाया था। इसके लिए श्रीदेव सुमन को अनेकों बार टिहरी जेल में डाला गया और अंतिम बार वो 209 दिनों तक टिहरी जेल में रहे थे। उन्हें जेल में अनेकों यातनाएं दी गई। राजशाही की क्रूर और दमनात्मक अत्याचारों के खिलाफ सुमन जी ने टिहरी जेल में 3 मई 1944 से आमरण अनशन शुरू कर दिया। 84 दिनों तक आमरण अनशन पर डटे रहे लोकतंत्र के शिल्पी अमर सेनानी श्रीदेव सुमन प्रजा के अधिकारों की लड़ाई लड़ते हुए 25 जुलाई 1944 को उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, जिसके बाद अब हर साल 25 जुलाई का दिन श्रीदेव सुमन जी के बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबसे बड़ा जो योगदान है जो शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने सबसे पहले अपनी धर्मपत्नी विनय लक्ष्मी सुमन जी को जो है पढ़ाने का निर्णय लिया, यहाँ तक कि हरिद्वार तक जहाँ भी उच्च शिक्षा मिल सकती थी। और उस समय बेटी बहुओं का पढ़ना तो बहुत ही मुश्किल काम था। बात है कि प्रजा मंडल के स्थापन के लिए जिन्होंने संघर्ष किया और राजशाही में सरकार की जो वह प्रशासन शासन था उसमें आम जनमानस की भागीदारी होनी चाहिए, इसके लिए उनका विचार था। इसके लिए वो बड़ौदा तक गए, दिल्ली तक गए, बहुत रात दिन उन्होंने संघर्ष किया। शहीद श्रीदेव सुमन जी के आज श्रद्धांजलि प्रेम मेला को पूरा जिला प्रशासन की ओर से शत नमन। और मैं उनसे आज जो उनकी परिवार वालों ने जो हमें उनके कथा के बारे में हमें बताया भी है, उससे हमें एक चीज़ ज़रूर सीखने को मिलती है कि अगर हमारे अंदर जीवटता रहे तो हम किसी भी चीज़ को हम प्राप्त कर सकते। उत्तराखंड में बाहरी राज्यों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। अब इन बाहरी लोगों के लिए सत्यापन कराना बेहद जरूरी होगा। डीजीपी की ओर से पिछले दिनों में इसे लेकर निर्देश भी दिए गए थे, जिसके बाद पुलिस महकमा भी अलर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो उत्तराखंड में बाहरी राज्यों से आए लोगों को अब सत्यापन कराना जरूरी होगा। इसके लिए बाहरी लोगों के सत्यापन संबंधी प्रक्रिया को लेकर कुछ दिन पहले डीजीपी अशोक कुमार ने निर्देश भी दिए थे। हल्द्वानी में कुमाऊं रेंज के डीआईजी डॉक्टर नीलेश आनंद भरणे ने बताया कि मकान मालिकों के साथ साथ अब किराएदारों को भी अपने मूल निवास से संबंधित थाने से पुलिस क्लियरेंस के दस्तावेज लाकर जमा करने होंगे और किराएदारों को शपथ पत्र भी दिखाना होगा। अभी जो बाहरी व्यक्ति यहाँ किराएदार के तौर पे या कोई जॉब करने आ रहा है या कई घरेलू नौकर है, तो जो भी किसी कारण से यहाँ के निवास करता है, रहता है, तो ये उसकी वैयक्तिक जिम्मेदारी, खुद की स्वयं की जिम्मेदारी होगी कि वो जहाँ भी रहता है वहाँ नज़दीकी थाने से अपना जो है वो सत्यापन कराकर खुद अपना ले आएगा और यहाँ एक शपथ पत्र भी देगा। उत्तराखंड पुलिस धारा जो है 82-82-3 के तहत कि जो है उसके ऊपर जो है कोई गुनाह वहाँ पे नहीं है और जो है वो जो जानकारी दे रहा है ये सही जानकारी है।
हल्द्वानी के लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। दरअसल लोगों को सीवरेज की समस्या से निजात मिलने वाली है। 34 करोड़ की लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जा रहा है, जिसके बाद लोगों को सीवरेज की समस्याओं से निजात मिलेगी। तो नगर निगम ने 4 लाख से अधिक की आबादी वाले हल्द्वानी शहर के लिए 34 करोड़ की लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण करवा रही है, जो कि 28 MLD पानी की क्षमता वाला प्लांट है। मेयर जोगेंद्र रौतेला ने बताया कि पूरे शहर के सीवरेज सिस्टम को ट्रीटमेंट करते हुए सीवरेज से खाद बनाई जाएगी और फिल्टर करके पानी को शुद्ध करके छोड़ा जाएगा, जो वाटर लेवल भी बढ़ाएगा। केंद्र सरकार ने 34 करोड़ की लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जल्द शहर को सुविधाएं प्रदान करने लगेगा। उन्होंने बताया कि इस प्लांट के शुरू होने से शहर में प्रदूषण कम होगा और सीवर का ट्रीटमेंट होकर शुद्ध पानी निकलेगा। लगभग 34 करोड़ रुपए की लागत से ये STP बन रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उनके द्वारा यह प्लांट सीवर ट्रीटमेंट प्लांट नगर निगम को दिया गया और यह 99% पूर्ण हो चुका है और इसकी सेवाएं जल्दी शहर को मिलेगी, जिससे शहर में प्रदूषण कम होगा, सीवर का ट्रीटमेंट होगा और उसके बाद जो पानी परिष्कृत होकर निकलेगा वो कहीं न कहीं वाटर लेवल को बढ़ाएगा। बुलेटिन के आखिर में बात पौड़ी की भी कर लेते हैं। दरअसल पौड़ी से एक दुखद खबर सामने आ रही है। 2 युवक गदेरे में नहाने के लिए गए थे, लेकिन इसी दौरान गदेरे में डूबने की वजह से दोनों युवकों की मौत हो गई है। तो पौड़ी से कुछ युवा घूमने के लिए डूंगरी गांव के पास गए थे। दोपहर में सभी युवा गहरे पानी में नहाने के लिए गए, जहां 2 युवा नहाते वक्त पानी में डूब गए। साथ ही युवाओं ने उन्हें बचाने की कोशिश भी की, लेकिन वे भंवर में फंस गए थे। सूचना पर 108 मौके पर पहुंची, जहां से दोनों को 108 की मदद से जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने दोनों युवाओं को मृत घोषित कर दिया। थोड़ा अभी आजकल प्रशासनिक जो आप देख रहे हैं कि पौड़ी में कुछ दिन पहले भी हमने देखा था ऊपर की तहसील में तहसीलदार नहीं है, SDM नहीं है और पटवारी जो लोग हैं इनके द्वारा भी जो आपका जो पुलिसिया कार्रवाई जितनी भी थी वो नहीं की जा रही है। इस संबंध में अब पीछे DM साहब से ये बात हुई थी, लेकिन DM साहब कुछ देर बात हुई तो उनके द्वारा बोला कि कुछ देर में प्रशासन पहुंचे, लेकिन ये एक प्रशासन की हीलाबाई है कि उनके द्वारा क्षेत्र में ध्यान नहीं दिया, जिस कारण इस प्रकार की घटनाएं घटित हुई। जो 2 लोग थे वो बाहर थे और उनमें से 2 डूब के उनकी डेथ हो गई। हमारे पास 108 से दोनों आई थी। दोनों जो आई हैं दोनों मौके पर अस्पताल आने से पहले ही हमारे अस्पताल जब आए हैं तो उनकी डेथ हो चुकी। और इतना ही कहना चाहता हूँ कि बड़ी घटना है और इस तरह की घटनाएं जो क्षेत्र में न हों, इसलिए जिला प्रशासन को मैंने अब बात की है कि क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए जो है हमें इंतजाम करने चाहिए और जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ये घटनाएं होती हैं। उत्तराखंड के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।